So guys, we have been discussing probability and statistics. उसके हमने सबसे पहले क्या देखा था? We discussed about the common sense based probability including permutations and combinations. उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हमने देखा था डिफरेंट इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स और वो एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो रूल्स थे वो हमने देखे थे, मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एवरीथिंग, राइट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनल टॉपिक, द पीक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द पीक ऑफ आप बोल सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, 90% स्टूडेंट्स जो है ना इस टॉपिक को छोड़ देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में भी एडवांस्ड है. ये हमको नहीं पसंद था या नहीं समझ में आता था या बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा था, इसीलिए हम साइंस में गए थे, कॉमर्स में नहीं गए थे, राइट. बट स्टिल दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ओके, तो गाइस एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी में क्या देखा है, क्योंकि उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज होगा. सो लेट अस जस्ट क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव डन. सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसके डिफरेंट थियरम्स हमने देखे थे. आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड लॉजिक बेस्ड प्रोबेबिलिटी, राइट. कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स एंड बैग्स एंड बॉल्स, ये 4 डिफरेंट टाइप के केसेस और स्पेशल केसेस हमने प्रोबेबिलिटी के डिस्कस किए थे. यहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड लेवल का प्रोबेबिलिटी खत्म हुआ था, हमने मैथ्स का कहीं पे यूज नहीं किया था एक्सेप्ट फैक्टोरियल एंड एनपीआर एनसीआर. उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, और हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी गाइस जो आज जरूरत पड़ेगी. अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल अप्रोच एंड फ्रीक्वेंसी अप्रोच. तो क्या था दोनों में डिफरेंस? हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक जब प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये सब इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम पे, तब तक क्लासिकल अप्रोच वाज यूज्ड, जिसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी सेम, ये गिना जाता था. याद आ रहा है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी वुलन क्लोथ, स्वेटर बेचने का शॉप है, तो कैन आई अज्यूम कि साल के 12 महीने में हर महीने में सेम सेल्स होंगे? कैन आई अज्यूम दैट? अगर मैं स्वेटर बेचता हूं, मेरी स्वेटर बेचने की शॉप है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जनवरी में जितने स्वेटर मैंने सेल किए थे उतने ही मई महीने में सेल करूंगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. बट क्लासिकल अप्रोच क्या बोलता है कि भैया 12 महीने के सब की प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम, कंसिडर्ड सेम. तो क्लासिकल अप्रोच के अपने लिमिटेशंस हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए वी मूव्ड टू फ्रीक्वेंसी अप्रोच ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. जब इंसान ने इतने सारे नंबर्स के साथ पहली बार डील किया वॉर के दौरान, उसके बाद दे मूव टू फ्रीक्वेंसी अप्रोच. और फ्रीक्वेंसी अप्रोच क्या बोलता है कि प्रीवियस डेटा को यूज करो, देखो कि पिछले साल मई महीने में कितने स्वेटर आपने सेल किए थे, उसके ऊपर से ये मई मंथ का प्रेडिक्शन निकालो. आफ्टर दैट वी मूव टू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हमारे 2 पर्पस होते हैं, राइट. हम इंजीनियरिंग में है, फिर भी हमें स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि आज आपको पता है इंडस्ट्री में बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट सबसे ज्यादा होती है. आपने अगर देखा होगा आपके सीनियर या कोई भाई बहन अगर प्रोफेशनल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में, बड़ी कंपनीज में, तो एनालिस्ट की जॉब ऑफर्स बहुत ज्यादा होती है अभी. क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया आजकल डेटा पे रन करती है. जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा एक्चुअल इफेक्टिव डेटा मैं प्रोसेस करूंगा, उतना मैं बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं, राइट. इवन ऑल द कंपनीज, एप्पल ले लो, अगर कोई आईफोन 13 अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो आईफोन 10, 11, 12 का सेल्स कहां पे कैसा हुआ था, लोग कितना पैसा खर्च करने को तैयार है, सीजन के हिसाब से क्या होता है, ये सारी चीजें एनालिसिस करके वो 13 लॉन्च करेंगे. ठीक है. सिमिलरली इफ मर्सिडीज और ऑडी वांट्स टू लॉन्च सम कार, तो पिछली गाड़ी कहां पे कितनी सेल हुई थी, उसके बाद व्हाट वाज द कस्टमर रिस्पांस, लॉन्च होने के कितने महीने में कितना हाइक हुआ सेल्स में, ये सारी चीजें एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे, राइट. सेम थिंग्स आर रिक्वायर्ड ऑन शॉप फ्लोर.
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सन मैनेजमेंट, एवरीवेयर। तो दैट इज वाई डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स। अगर आप R&D फील्ड में आगे जाते हो तब भी आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है टू डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, DOE अगर आपने सुना हो। मेरे पास 50 फैक्टर है, कुल मिला के आई कैन डू 10,000 एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो 10,000 थोड़ी करूंगा मैं प्रैक्टिकली, उसमें से कौन से 20 या कौन से 50 या कौन से 100 एक्सपेरिमेंट मुझे करने चाहिए, वो कैसे डिजाइन करेंगे, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, तो दोस्तों हमने ये देखा था कि स्टैटिस्टिक्स में व्हाट आर दी स्टैटिस्टिक्स में व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्यों करता हूं, टू फाइंड व्हाट, वन थिंग टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकेंड थिंग टू फाइंड डिस्पर्जन। मतलब अगर मेरे डेटा पॉइंट्स हैं ऐसे, तो पहला चीज मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, कोई बैट्समैन है, वो अच्छा बैट्समैन है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसका एवरेज। एवरेज क्या हो गया, एवरेज मीन सेंट्रल टेंडेंसी। अगर किसी को मैन ऑफ द सीरीज देना है कोई एक सीरीज के बाद, तो क्या देखा जाएगा कि उसने पूरे सीरीज में कितनी एवरेज से रन बनाए। So that is what central tendency. Okay, and second thing what we want to identify is amount of dispersion. मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से पर्टिकुलर डेटा पॉइंट कितना दूर है, कितना वेरिएशन हुआ, समझ रहे हो। तो ये दो चीज हमारा ऑब्जेक्टिव होती है जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने देखा था मीन, मोड एंड मीडियन फॉर रॉ एंड ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सिर्फ आपको याद रखना है कि मीन क्या होता है, एवरेज, मीडियन क्या होता है, पोजिशनल एवरेज, एंड मोड क्या होता है, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वी विल बी ओनली नीडिंग मीन टुडे, एवरेज निकालना तो सबको आता है, उसकी जरूरत पड़ेगी आज। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम मीन निकालते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। हमने एग्जांपल लिया था ना कि अगर एक बैट्समैन ने 100, 0, 0, 0 ऐसे रन बनाए तो भी उसका एवरेज 25 है, और दूसरे बैट्समैन ने 25, 30, 20, 25 ऐसे रन बनाए तो भी इसका एवरेज भी 25 है। बट दिस वन इज मोर रिलायबल, मोर प्रेडिक्टेबल, मोर डिपेंडेबल, राइट। तो ये कहां से पता चलेगा, ये हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, और हमने फिर ये देखा था कि अगर ऐसा बोले कि विराट कोहली के रन ऐसे है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ 5 या 10 है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एवरेज 2 गोल्स मारता है हर एक मैच में और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बेटर प्लेयर और दिस इज अ बेटर प्लेयर। वी कैन नॉट कंपेयर कंप्लीटली 2 डिफरेंट डेटा सेट्स। ये हमने देखा था। एक बैट्समैन है और दूसरा फुटबॉल प्लेयर है, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये 100 रन भी मार सकता है, ये एक मैच में 100 गोल थोड़ी मार सकता है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच वाज सिग्मा अपॉन म्यू इन परसेंटेज, राइट। यहां तक हमने देखा था और आज हम यहां से आगे देखेंगे। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें ये सब चीजों के सिर्फ अभी जो मैंने बताया ना उतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज फ्रेश, एवरीथिंग इज न्यू। और ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो टॉपिक है ना गाइस, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लीव दिस। जब गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अगर मुझे अच्छा परफॉर्म करना है तो ये तो कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा इंडिया इसको छोड़ने वाला है, तो ये मुझे तो करना ही है, समझ रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे अभी प्रेजेंट कंडीशन सोच लो, कोई भी एक वैक्सीनेशन सेंटर है तो वहां पे ट्रेंड क्या है, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में वैक्सीन खत्म हो जाती है, राइट। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इट विल बी समथिंग लाइक सुबह 9:30 बजे सेंटर ओपन हुआ, उसके बाद 12 बजे तक बहुत पीक आ गई और उसके बाद अचानक से 0 वैक्सीनेशन, समझ रहे हो। तो ये जो मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू टाइम, नंबर ऑफ पीपल टेकिंग वैक्सीन अकॉर्डिंग विथ रेफरेंस टू टाइम, तो ये अगर मैं कर्व बनाता हूं, दिस इज वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा वेरिएबल अमाउंट ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल, हमारा वेरिएबल कैसे मूव कर रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग दिस।
तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस की हमें बात करनी है। अलग अलग 10 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिशियंस ने हमारे लिए डिफाइन करके रखे कि अगर आपका सिस्टम ऐसा है तो ये वाला बिहेवियर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास होना चाहिए वेरिएबल। जैसे यहां पे वेरिएबल क्या था, नंबर ऑफ पीपल गेटिंग द वैक्सीन, दैट वाज आवर वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वेरिएबल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वेरिएबल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप का वेरिएबल हो सकता है? इट कैन बी कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या फर्क है? डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू जंप कर सकती है 1, 2, 3, 4 और 100, 200, 300, 400 दैट वे। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब 0.000 से लेके देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं एक डाई थ्रो कर रहा हूं, ओके, गेम में हमने देखा था ना डाइस प्रोबेबिलिटी के अंदर, इफ आई एम थ्रोइंग अ डाई, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अगर मैं थ्रो कर रहा हूं एक डाइस तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो वेरिएबल है वो 1 के बाद डायरेक्टली 2, डायरेक्टली 3, 4, 5, 6 वैल्यू जंप कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है मैंने डाई थ्रो किया, मुझे आंसर मिला 2.333, इट इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? सो देन इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, वैल्यू इज जंपिंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। और कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, अज्यूम करो कि हम ये बॉटल का एनालिसिस करें, इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट बॉटल। अब अगर ये बॉटल की कैपेसिटी है 1 लीटर, ओके, और अभी मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर कितने ml पानी है, तो आप क्या बोलोगे? इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 1000। इट कैन बी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 50.1, 500.50, एनीथिंग। समझ रहे हो? इट कैन बी अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। 0 से 1000 तक इट कैन हैव अ स्ट्रेट लाइन। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? देखो, हमने देखा रैंडम वेरिएबल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल्स जिसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ये दोनों हमने देखे। ठीक है, अब ऐसे डिवीजन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिस्क्रीट में हमारे पास 5 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे देखिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पहला है जनरल, उसके बाद हमारे पास है बायनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक एंड पॉइजन्स। और कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर मेरा है तो उसके लिए अलग 5 सिस्टम है, जनरल, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्म। समझ रहे हो? तो वेरिएबल जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उस हिसाब से हमारा सिस्टम डिफाइन होगा। ऑलराइट, एंड देयर इज अ वर्ड रैंडम वेरिएबल। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रैंडम वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। अभी बंगाल में इलेक्शंस हुए, राइट। उसके बाद एग्जिट पोल, हर एक इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल लिए जाते हैं। अलग अलग न्यूज चैनल, अलग अलग एजेंसी सब एग्जिट पोल लेती है। पता है ना सबको एग्जिट पोल? एग्जिट पोल मतलब बाहर निकलने वाले लोगों को पूछा जा रहा है कि भैया आपने किसको वोट दिया। तो इसमें कितने सारे फैक्टर्स आ गए, सोचो। एक तो जिसको पूछा गया है वो सही आंसर देगा कि नहीं, वो किसे पता है। अंदर किसी और को वोट दिया, बाहर आके मैंने पूछा, माइक उसके सामने माइक और कैमरा रखे, तो वो कुछ अलग आंसर दे सकता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं एनालिसिस ऐसे करूं कि मैंने सिर्फ 5 टोल बूथ पकड़ लिए और वो 5 बूथ के ऊपर एनालिसिस करके मैंने बोल दिया कि पूरे बंगाल में ये होगा, तो दैट इज रॉन्ग एनालिसिस। ठीक है। थर्ड थिंग इज, अगर मैं एनालिसिस ऐसे करता हूं कि सिर्फ सुबह 10 से 11 बजे के बीच में मैंने ले लिया सर्वे और उसके बाद पूरे दिन मैंने आराम किया और 10 से 11 बजे के बीच के सर्वे के ऊपर से मैंने बोल दिया कि रिजल्ट ऐसे आएंगे, देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग। क्योंकि पर्टिकुलर सर्विस क्लास का आदमी या फार्मर या जो वर्क नहीं कर रहे, हाउसवाइफ, सबका अलग अलग कन्वीनियंस का टाइम होता है वोटिंग करने का। तो जो हमें सर्वे करना है, एनालिसिस करना है, तो मेरे जो वेरिएबल है वो अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम के और सफिशिएंट नंबर में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आई एम रिपीटिंग,
अगर मुझे सही इफेक्टिव सर्वे करना है, सिस्टम का एनालिसिस मुझे ठीक से करना है, तो मेरे वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए एंड जितने हो सके उतने रैंडम होने चाहिए। तो ये चीज हमको करनी जरूरी होती है। अब सिमिलरली कोई भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम है तो उसके अंदर मुझे रैंडम वेरिएबल जनरेट करना बहुत जरूरी होता है। अपने कैलकुलेटर में कभी किया है किसी ने? हमारे पास कैलसी में एक जगह पे RAN हैश ऐसा लिखा होगा अगर आपका केशियो का कैलसी है। ओके, मेरे में डेसिमल पॉइंट के ऊपर है, वो दबाने के बाद जब हम इक्वल टू दबाते हैं तो वी गेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। समझ रहे हो? वी गेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 के बीच में इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर के लिए कैलकुलेटर की क्यों जरूरत है? हम खुद नहीं बना सकते? हम नहीं बना सकते क्योंकि जब भी हम कोई नंबर सोचते हैं ना तो उसमें ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। अगर मुझे कोई पूछे कि सर 3 रैंडम नंबर लिखो बोर्ड पे, तो मैं जो भी नंबर लिखूंगा दैट विल नॉट बी कंप्लीटली रैंडम। मुझे कौन से मेरे फेवरेट नंबर कौन से हैं, ठीक है, पिछले 1 घंटे में मैंने क्या क्या सोचा है, कौन कौन से नंबर के साथ डील किया है, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हो? तो अगर हम खुद से कोई भी नंबर लिख ले, वी कैन नॉट हैव इट अ रैंडम नंबर बिकॉज वी हैव गॉट अ हिस्ट्री, वी हैव गॉट अ मेमोरी, राइट। सो दैट इज वाई रैंडम वेरिएबल, रैंडम नंबर्स हमेशा जनरेट किए जाते हैं डिवाइस की मदद से जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। 5 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर मेरा वेरिएबल डायरेक्टली जंप कर रहा है होल नंबर्स पे या कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे, तब कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं उसकी बात करेंगे। सो देन वी हैव गॉट, जाहिर सी बात है सबसे पहले होगा जनरल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है सर, ये क्या बोल रहे हो आप? दीज आर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बेस्ड ऑन द बिहेवियर। ओके, ये सिस्टम के टाइप है बेस्ड ऑन द बिहेवियर। इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, डोंट वरी। राइट नाउ आप पहले देख लो गेट का जो सिलेबस है ना दोस्तों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो नाम देकर ही लिखा हुआ है सिलेबस में, वी नीड बाइनोमियल, पॉइजन्स, एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो आप नोट में, ये 4 ही गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल, पॉइजन्स, थोड़ा सा वेरिएशन है, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो दीज 4 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर गेट। लेकिन हम लोग सारे के सारे देख लेंगे, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज वेरी इजी। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन, जनरल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आई नीड कंप्लीट फोकस ऑन स्क्रीन। ओके, स्क्रीन को देखिए और मेरी आवाज सुनिए। These are the properties of discrete distribution। जाहिर सी बात है, what is this? Sum of all the probabilities should be equal to 1। ये तो हमको पता ही है ना, सारे पॉसिबल केसेस की प्रोबेबिलिटी का अगर एडिशन कर दे तो क्या मिलेगा? इट हैज टू बी इक्वल टू 1, वी नो दैट। इसके बाद हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमको ये दिया जाएगा कि उसका मीन क्या है। EX इज मीन, कैपिटल EX इज आवर मीन, यानी कि एवरेज जो हमको मिलेगा यहां से, वेरिएबल मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी, उन सब का एडिशन। एंड VX होता है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में से आपको याद रखना है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो दोस्तों कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस में हमको 2 चीज चाहिए होगी, मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। ओके, तो देखो अब ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं है, अदरवाइज दिस इज नथिंग, दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल। एक एग्जांपल करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1।
इन द फॉलोइंग टेबल, अभी लिखना नहीं है, अभी डिस्कस करना है. इन द फॉलोइंग टेबल x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड px इज इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो गाइज हमारे पास x है 1 2 एंड 3, हमारे पास px है मतलब रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. तो क्या करेंगे, vx निकालेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है. तो vx कैसे निकलता है, मुझे एक्स स्क्वायर और px चाहिए और एक्स px चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाएंगे 1 2 3 0.3 0.6 0.1. अब दोस्तों देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स के सम का होल स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. तो गाइस यहाँ पे आई नीड योर अटेंशन ओवर हियर. दिस इज वेरी सिंपल. एक्स है मेरे पास तो एक्स स्क्वायर लिख देता हूं मैं. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी 1 4 9, राइट. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ पी एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ पी एक्स, ये है मेरा एक टर्म, ये मेरा एक टर्म है एक्स स्क्वायर पी एक्स. तो एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स 1 इंटू 0.3 4 इंटू 0.6 9 इंटू 0.1, समझे. इसका टोटल, तो मतलब ये तीनों का टोटल चाहिए मुझे. कितना हो रहा है 3.6, ये हुआ 3.6. एवरीबडी इज गेटिंग दिस, एवरीबडी इज गेटिंग दिस. मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला में है एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स और पी एक्स हमारे पास है. एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर और पी एक्स को मल्टीप्लाई किया, सबका टोटल किया. समझ में आ रहा है ना, गुड. और दूसरा मुझे चाहिए एक्स पी एक्स के सम का होल स्क्वायर. तो मैं दूसरा कॉलम बनाता हूं एक्स पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स 0.3 1.2 0.3, ओके. इसका सम कितना हुआ 1.8, 1.8 का मुझे होल स्क्वायर चाहिए. तो वेरिएंस मुझे मिला 0.36. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ सिग्मा. तो हमें चाहिए था सिग्मा, तो सिग्मा मुझे मिलेगा 0.6. बस इतना ही करना है, ठीक है. एंड इवन दिस इज नेवर आस्क्ड इन गेट सो फार. दिस इज आई एम डूइंग दिस ताकि हम बायनोमियल और पॉइजन्स पे जब जाए तो आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि काम ऐसे होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, ये गेट में आ चुका है. देखो, अ मशीन प्रोड्यूसेस 0 1 और 2 डिफेक्टिव पीसेस इन अ डे विथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी 1/6 2/3 एंड 1/6. मतलब एक मशीन पूरे दिन में 0 डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6. पूरे दिन में एक डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, एंड 2 डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी है 1/6. तो मीन और वेरिएंस चाहिए हमको. तो यहाँ पे क्या है, ऊपर टेबल बना के दिया था, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है. सो x इज 0 1 2 एंड px इज 1/6 2/3 1/6. सेम प्रोसेस करना है मुझे, मीन की और वेरिएंस की वैल्यू बताइए.
मीन 1, वेरिएंस 1/3। तो ये था थोड़ा सा वार्म अप। अब हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्लीज फोकस गाइस, बहुत आसान है, एक बार अगर सही तरीके से समझ लिया। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में there are three conditions to be followed. ओके, तब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ दो आउटकम पॉसिबल होने चाहिए। ओनली 2 आउटकम शुड बी पॉसिबल, सक्सेस एंड फेलियर। हमने देखा था ना बाइनरी सिलेक्शन के टाइम पे, गो स्टॉप, सिलेक्टेड रिजेक्टेड, पास फेल, सक्सेस फेलियर, हेड्स या टेल्स, ऐसे सिर्फ 2 आउटकम पॉसिबल होंगे तब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर 2 ही आउटकम पॉसिबल है तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैं ले लू P, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - P, ऑब्वियसली, राइट। तो दूसरी नोट ये है, 2 ही आउटकम पॉसिबल, एक की प्रोबेबिलिटी P तो दूसरे की 1 - P। थर्ड थिंग इज ऑल द ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, मतलब पिछली बार क्या हुआ था उससे नेक्स्ट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि कॉइन टॉस, याद है ना, 50 बार हेड्स आया तो भी जरूरी नहीं है कि 51th टॉस में हेड्स आए। इट हैज 50-50 प्रोबेबिलिटी हेड्स और टेल्स की, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। तो 3 कंडीशन जब होती है सेटिस्फाई तो हम बायनॉमियल थियरम अप्लाई करते हैं। कौन सी 3 कंडीशन, ओनली 2 आउटकम्स पॉसिबल, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - P। एंड थर्ड वन, ऑल दी ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, पिछली बार क्या हुआ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीबडी इज गेटिंग दिस, ये 3 कंडीशन समझ में आ रहा है। तो अगर ये 3 कंडीशन मेरे पास है ना, तो बायनॉमियल थियरम अप्लाई करके हम बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें लिखा है कि बायनॉमियल थियरम डाइस प्रॉब्लम में भी किया जा सकता है। डाइस में कैसे यूज करेंगे, डाइस में तो 6 आउटकम नहीं हो गए। देखो अगर आप अज्यूम करो कि आप लूडो खेल रहे हैं, ओके, यू आर प्लेइंग अ गेम, तो आपके लिए अगर मुझे 4 मिलेंगे, 4, तो मेरे लिए सक्सेस है। देन 1, 2, 3, 5 एंड 6, दिस इज फेलियर फॉर मी। समझे, अगर मुझे जीतने के लिए 4 गिरने चाहिए डाइस के थ्रो में, दैट मीन्स दिस इज माई सक्सेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। समझे, तो इस हिसाब से अगर मैं मेरे आउटकम को डिवाइड कर सकता हूं कि दिस मीन्स सक्सेस एंड दिस मीन्स फेलियर, देन आई कैन यूज बायनॉमियल थियरम। एवरीबडी इज गेटिंग दिस, आई होप। तो दोस्तों बायनॉमियल थियरम अप्लाई करना बहुत ही आसान है। फॉर्मूला पे मत जाइए, फॉर्मूला हम अभी देख लेंगे, एक क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ओके, ध्यान से देखिए, कौन से टर्म को कहां से निकालेंगे स्टेटमेंट में से, ये देखना है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए 4 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स, मेरी सक्सेस हो गई हेड्स लेना, और सक्सेस मुझे कितनी बार चाहिए, 3 बार। समझ रहे हो एवरीवन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 4, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, सक्सेस कितनी बार चाहिए, सक्सेस मुझे चाहिए 3 बार, और सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2,
हेड जाने की प्रोबेबिलिटी, एक टॉस में हेड जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। ठीक है, बस। तो अगर इतनी चीजें मुझे पता है तो आई कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम वेरी इजीली। अब फॉर्मूला की तरफ देखिए, अगर आपको देखना है, मैं तो देखता नहीं हूं, मैं हमेशा याद रख के खुद ही कर देता हूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एग्जैक्टली 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एग्जैक्टली 3 टाइम्स इक्वल्स टू टोटल ट्रायल में से 3 ट्रायल, 3 बारी सक्सेस, मल्टीप्लाइड विथ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रेज टू जितनी बार सक्सेस चाहिए, मल्टीप्लाइड विथ फेलियर की प्रोबेबिलिटी रेज टू जितनी बार फेलियर चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, probability of getting success for the desired number of times equals to total trials में से selecting जितनी बार सक्सेस चाहिए उतने ट्रायल, मल्टीप्लाइड विथ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रेज टू जितनी बार सक्सेस चाहिए, मल्टीप्लाइड विथ फेलियर की प्रोबेबिलिटी रेज टू जितनी बार फेलियर चाहिए। ये हो गया बायनोमियल का फॉर्मूला। आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन। 0.25 मिल रहा है सबको? तो अब ये क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके बताइए मुझे। n dice are thrown, what is the probability of getting एग्जैक्टली 2 3s, मतलब 3 गिरना चाहिए एग्जैक्टली 2 बार। ठीक है, टोटल ट्रायल्स हो गए 10, टेन थ्रो किए टोटल, सक्सेस चाहिए 2 बार। सक्सेस मतलब 3 गिरने की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में होती है 1/6, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट 3 एग्जैक्टली ट्वाइस, वन बाय सिक्स रेज टू जितनी बार सक्सेस चाहिए, 5/6 रेज टू जितनी बार फेलियर चाहिए। .29. It is known that screws produced by a certain company will be defective with probability 0.01 independently of each other. ठीक है, एक स्क्रू डिफेक्टिव होने के चांसेस है 0.01. The company sells the screws in packages of 10 and offers a replacement guarantee that at most one of the 10 screws is defective. ये स्टेटमेंट में ही है सब कुछ, ठीक से समझना बहुत जरूरी है। The company sells the screws in packet of 10
and offers a replacement guarantee that at most one of the 10 screws is defective. So what proportion of packages sold must the company replace? समझ में आ रहा है? कोई भी एक स्क्रू डिफेक्टिव होने के चांसेस है 0.01. कंपनी 10-10 स्क्रू के पैकेट बना के बेचती है. और ध्यान से सुनना, कंपनी ये गारंटी देती है कि ज्यादा से ज्यादा एक पैकेट में एक ही स्क्रू डिफेक्टिव होगा. मतलब अगर एक से ज्यादा स्क्रू डिफेक्टिव हुए तो हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे. वंस अगेन, एट मोस्ट वन स्क्रूज इज डिफेक्टिव, इसकी गारंटी मिलती है. मतलब मैक्सिमम एक स्क्रू डिफेक्टिव हो सकता है. अगर एक से ज्यादा स्क्रू डिफेक्टिव रहे तो हम आपको चेंज करके देंगे. समझ रहे हो? तो कितने % पैकेट्स उसको रिप्लेस करके देने पड़ेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करो. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था. कंपनी ऑफर्स अ रिप्लेसमेंट गारंटी दैट एट मोस्ट वन ऑफ द 10 स्क्रूज इज डिफेक्टिव. ठीक है. सो इसमें क्या करना पड़ेगा गाइस? इसमें हमको एक से ज्यादा स्क्रू डिफेक्टिव मिले, ये हमारी सक्सेस है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, दैट मीन्स कि आपका बायनोमियल थ्योरम हो गया. हमें क्या चाहिए? दो से ज्यादा स्क्रू डिफेक्टिव, एक से ज्यादा स्क्रू डिफेक्टिव होंगे तो हमें रिप्लेसमेंट करके देना है. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करें कि भैया 2, 3, 4 वैसे 10 स्क्रू डिफेक्टिव हो और ये सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें. या फिर हम ऐसा करें कि प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करें कि 0 स्क्रू डिफेक्टिव है और 1 स्क्रू डिफेक्टिव है और इसको 1 में से माइनस कर दें. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमको एक्चुअली चाहिए क्या कि कितनी बार रिप्लेस करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी वांट प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव इज ग्रेटर और इक्वल टू 2. लेकिन उसके लिए हमें इंडिविजुअल कितनी सारी बार बाइनोमियल लगाना पड़ेगा. तो उससे अच्छा है ना कि हम 2 बार बाइनोमियल यूज करें कि भैया 0 स्क्रू डिफेक्टिव एंड 1 स्क्रू डिफेक्टिव, और ये प्रोबेबिलिटी को फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें. तो हम ये 2 प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे. प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव स्क्रू 0 है, दैट मीन्स टोटल 10 स्क्रू में से 0 बार हमको सक्सेस चाहिए. यहां पे सक्सेस है डिफेक्टिव स्क्रू. डिफेक्टिव स्क्रू मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.01 और फेलियर यहां पे है हेल्दी स्क्रू जो हमको चाहिए 10 बार. एंड सिमिलरली एक स्क्रू डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी 10c1. डिफेक्टिव स्क्रू के चांसेस रेज टू 1, नॉन डिफेक्टिव के चांसेस रेज टू 9 और अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी दैट 2 or more screw are defective equals to 1 minus 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इतना करना है. इसका आंसर आपको मिलेगा 0.0042 या 43. ठीक है, दैट मीन्स इतने पैकेट्स जो है वो कंपनी को रिप्लेस करके देने पड़ेंगे.
0.43%। ओके, तो अब उसके बाद जो दो है बहुत ही इजी है, हाइपर जियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप डायरेक्टली बुक में से देख रहे हो ना, और आपने देखा हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, आप छोड़ दोगे ये देख के, अरे यार इतना कौन याद रखेगा, 10 साल में एक क्वेश्चन आता है उसके लिए ये याद रखे। बट दिस इज नथिंग बट कॉमन सेंस गाइस, वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग दिस। कैसे? डोंट लुक एट द फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन करेंगे। देयर आर 10 मार्कर्स ऑन अ टेबल, out of which 6 are defective and 4 are not defective. 3 markers are randomly taken. What is the probability that exactly 1 marker will be defective? This is exactly like bags and balls, है ना? It is like 10 total ball है, 6 red and 4 blue balls. 3 balls are randomly selected. Similar question दिख रहा है सबको? Bags and balls जो हम करते थे, right? So what will happen over here? Total number of cases will be 10C3, 10 में से 3 मार्कर सिलेक्ट करना, and desired number of cases will be 6 में से एक डिफेक्टिव, 6C1 and 4C2। समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल केसेस। ये हम वैसे भी करते थे। टोटल केसेस 10 में से 3 मार्कर सिलेक्ट करो, डिजायर्ड केसेस क्या है? 6 डिफेक्टिव में से 1 मार्कर आनी चाहिए। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन हमने देखा है बहुत बार, 4 में से 2 मार्कर्स आनी चाहिए। गुड, तो टोटल 10 मार्कर्स, 6 डिफेक्टिव, 4 नॉन डिफेक्टिव। 10 में से हमको सिलेक्ट करनी है 3, 6 में से 1 आनी चाहिए, और सॉरी यहां से ऐसे लेते, 6 ये 3 में 6 में से 1 आनी चाहिए, एंड ये 4 में से 2 मार्कर्स आने चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट वी डिड। एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? तो भैया ये कुछ भी नहीं है, यही है हाइपर ज्योमेट्री। टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं, और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, r n माइनस r, और इसमें से टाइप 1 के x एलिमेंट सिलेक्ट होने चाहिए, तो टाइप 2 के n माइनस x एलिमेंट सिलेक्ट होने चाहिए। तो अगर मैं इसको अब नंबर्स की जगह पे ये नोटेशन से लिखूं तो क्या हो जाएगा? So this is nothing but hypergeometric distribution का formula. So basically this is only common sense. यही तो फॉर्मूला है, देखिए। तो फॉर्मूला देख के कभी टेंशन में नहीं आना है हमको, फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है। हाइपर ज्योमेट्रिक हम वैसे ही करते आ रहे हैं कॉमन सेंस से, और वैसे ही हम कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी फॉर्मूला फॉर दैट। और गाइस ज्योमेट्रिक तो उससे भी इजी है, ज्योमेट्रिक भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है हमको? If
सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है P, तो फेलियर मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ले लू Q इक्वल्स टू 1 माइनस Q, ठीक है। यहां पे भी दो ही आउटकम है, सक्सेस एंड फेलियर। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे n ट्रायल्स के बाद सक्सेस मिला, तो प्रोबेबिलिटी कि मुझे n ट्रायल्स के बाद सक्सेस मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? n-1 बार फेलियर और फिर एक बार सक्सेस। समझे? दिस इज जस्ट लाइक दैट कार्ड्स एग्जांपल हमने किया था ना। अगर मुझे क्लब्स चाहिए तो क्या हो रहा था, पहली बार में क्लब्स नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में नहीं मिला, चौथी बार में नहीं मिला, एंड पांचवी बार में क्लब्स का कार्ड मिला। याद है कार्ड्स का क्वेश्चन? तो दैट इज द सेम थिंग, फेलियर रेज टू n-1 एंड देन एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फेलियर रेज टू n-1। अगर मुझे nth ट्रायल पे सक्सेस चाहिए, उसके पहले सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, ये कंडीशन। तो मतलब n-1 टाइम्स फेलियर एंड एक बार लास्ट बार सक्सेस। बहुत ही आसान है ये तो ये है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब हाइपर ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक, इसमें कुछ याद रखने का है ही नहीं, ये तो हम लोग कॉमन सेंस से करते आ रहे हैं और वैसे ही करते रहेंगे। देखिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, के ट्रायल में सक्सेस मिले दैट इज Q रेज टू k-1 इंटू P। समझ में आ गया सबको? नाउ बायनोमियल के बाद दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गेट, दैट इज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो गाइस पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना दोस्तों, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। वी ऑलरेडी हैव अ फॉर्मूला गिवन बाय पॉइजन। पॉइजन इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, ओके। तो उन्होंने हमको क्या बताया कि अगर आप क्यू को मैनेज कर रहे हो, क्यू मतलब लाइन, ओके, कस्टमर की सर्विस क्यू, ट्रैफिक में ट्रैफिक मैनेजमेंट की क्यू, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की क्यू, ओके, कोई भी क्यू को जब आप मैनेज कर रहे हो तो क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं है कब कितने लोग आएंगे। समझ रहे हो? अगर आप बैंक के कोई काउंटर पे देखो तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि अगर 11 से 12 बजे के बीच में 10 लोग आए सर्विस लेने के लिए, तो 12 से 1 के बीच में भी 10 लोग आएंगे? नो, वी कैन नॉट से दैट, राइट। हमें कितने काउंटर रखने चाहिए, ये बहुत बड़ा एक सर्विस इंडस्ट्री का एक केस होता है। आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो कभी भी, तो कुछ कंपनीज में क्या होता है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट लोगों को नहीं रखा है, ठीक है। और कुछ जगह पे क्या होता है, अगर बहुत अच्छी कंपनीज है तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है, राइट, बिकॉज दे हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर, ओके। तो ये एनालिसिस ये लोग कहां से करते हैं, दैट इज डन बेस्ड ऑन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक साथ कितने कस्टमर आ जाएंगे, कितने लोगों को क्वेरी होगी, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डेटा लेके उसके ऊपर से एक फैक्टर डिसाइड करता है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा, विच इज अ पॉइजन्स कांस्टेंट, ओके। हर एक सिस्टम के हर एक बिहेवियर के ऊपर से लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन की जाती है। जैसे कि आप समझ लो कि कोई मेट्रो सिटी में सेंट्रल पोजीशन पे कोई बैंक का ब्रांच है, तो उसमें पर आवर कस्टमर्स विल बी हंड्रेड्स, ओके, हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स आएंगे हर एक घंटे, तो उसके लैम्बडा की वैल्यू हायर होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई छोटे से गांव में एक बैंक है, तो पर आवर देयर इज अ चांस कि 2 या 5 ही कस्टमर्स आए, तो उसके लैम्बडा की वैल्यू अकॉर्डिंगली होगी। समझ रहे हो? तो सिस्टम के बिहेवियर के ऊपर से लैम्बडा की वैल्यू डिसाइड की जाती है। लैम्बडा इज अ पॉइजन्स कांस्टेंट और बाकी सब कुछ वेल डिफाइंड है इसके अंदर। और लैम्बडा की वैल्यू डिसाइड करना हमारा काम नहीं है,
हमको क्वेश्चन में लैम्बडा विल बी गिवन फॉर श्योर। लैम्बडा डिसाइड करने के लिए 3-4 पेज की कैलकुलेशन लगती है, ठीक है, और बहुत सारा डेटा चाहिए। तो ये गेट के स्कोप में नहीं है, ये कॉमर्स का क्वेश्चन हो जाता है, लैम्बडा पॉइजन फैक्टर डिसाइड करना। हमें पॉइजन फैक्टर विल बी गिवन और हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। पॉइजन फैक्टर विल बी गिवन एंड वी डायरेक्टली नीड प्रोबेबिलिटी। उसकी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज e raised to minus lambda into lambda raised to x upon x factorial। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमको। ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, e raised to minus lambda multiplied with lambda raised to x upon x factorial। और पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन की ब्यूटी ये है कि इसका मीन और इसका वेरिएंस दोनों होते हैं इक्वल्स टू लैम्बडा, ठीक है। मतलब अगर कोई सिस्टम दिया है, उसका मीन अगर हमको पता है ऑलरेडी कि ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका मीन या वेरिएंस निकाल के हम लैम्बडा की वैल्यू ले सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, अभी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत आसान है, बट इसको याद रखना पड़ेगा। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन गेट में पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला ही सब कुछ है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो देखो एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सपोज P इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट पासिंग थ्रू अ सर्टेन रोड जंक्शन बिटवीन 5 PM। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम पे एक रोड जंक्शन से P नंबर ऑफ कार्स पास होते हैं एंड इट हैज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल्स टू 3। तो यहां पे पता चल रहा है ना, लैम्बडा मिल गया हमको, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इक्वल्स टू लैम्बडा ही होता है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग लेस देन 3 कार्स ड्यूरिंग एनी गिवन मिनट। बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है लैम्बडा इक्वल्स टू 3। ओके, और हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर मिनट में 3 से कम गाड़ियां देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट मीन्स वी नीड प्रोबेबिलिटी दैट 0 कार देखने को मिले, 1 कार देखने को मिले और 2 कार्स देखने को मिले। ये सभी का एडिशन चाहिए हमको। समझे? हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 3 से कम गाड़ियां देखने को मिलेगी। दैट मीन्स वी नीड टू ऐड ऑल दीज 3 प्रोबेबिलिटीज। दैट इज वेरी सिंपल। पॉइजन्स में x इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, e रेज टू -3, 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, हमने देखा था ऑलरेडी, राइट? बिकॉज नो अरेंजमेंट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, no element will be present, that is also one possibility, 0 factorial 1. Similarly x equals to 1 and x equals to 2, तो क्या मिला हमको, 1 upon e cube plus 3 upon e cube plus 9 upon 2e cube। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 17 upon 2e cube। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हमको
1 मिनट में 3 से कम गाड़ियां देखने को मिलेंगी। समझ में आएगा इस? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमको लैम्बडा दे दिया है तो बाद में तो हमारा कुछ काम ही नहीं है, हमको सिर्फ ये अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन में सिर्फ स्मार्टली ये देखना है कि x की वैल्यू क्या लेनी है। ये क्वेश्चन में क्या बोला था हमको, 3 से कम कार दिखे उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 कार और x इक्वल टू 2 कार, इतने की प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करी। ऐसे होते हैं गेट के क्वेश्चन। जितना हमारा प्रैक्टिस होता है ना दोस्तों, उतना ही हमें क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी आएगी, बिकॉज दिस इज एन अप्लाइड एग्जाम। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिख दिया और आपको 7 में से कम 3-4 मार्क तो मिल ही जाएंगे, राइट? दैट इज व्हाट वी आर यूज्ड टू। हमारे एक प्रोफेसर हमको बोलते थे कि इंजीनियरिंग में अगर आपको क्वेश्चन में गाय के बारे में पूछा है ना, गाय, काउ, और अगर मैंने नहीं पढ़ा है गाय के बारे में, तो वो गाय को एक रस्सी लेकर एक खंबे के साथ बांध दो और वो खंबे के बारे में लिख दो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाए। समझ रहे हो? तो वी आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ सिस्टम, स्पेशली इन इंजीनियरिंग, कि कुछ भी लिखो, एक डायग्राम बना दो, 2 पेज लिख दिए तो 7 में से 5 मार्क्स तो मिलने वाले हैं। राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, जिसमें आइदर 0 मार्क्स और 2 मार्क्स, इवन वर्स्ट आइदर -0.66 मार्क्स और +2 मार्क्स, यहां तक स्टोरी जा सकती है। ठीक है, तो वी हैव टू चेंज द अप्रोच। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग। अगर आपको स्पून फीडिंग मिलेगा ना, तो बहुत बुरा होगा आपके साथ पेपर में। ये आपका खुद का ये चाहिए उसके अंदर, क्या बोलते हैं, इनपुट। क्योंकि अगर वो नहीं होता है ना, तो हम गेट में अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको लेक्चर में मजा आए ये एक बात है, और गेट में आप मार्क्स लेकर आओ ये दूसरी बात है। लेक्चर एंजॉयबल तो काफी फैकल्टीज के होते हैं, ठीक है, अच्छे फैकल्टीज सिर्फ एजुकेट में ऐसा थोड़ी है, राइट? लेकिन वी आर ट्राइंग टू मेक यू एबल टू थिंक ऑन योर ओन ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है इसके बारे में कि एक बायोलॉजी के क्लासरूम में टीचर ने 2 सिल्क वॉर्म लाके रखे। सिल्क कैसे निकलता है आपको पता है? सिल्क कैसे निकलता है पता है सबको? वो उसका जो इंसेक्ट होता है ना, वो अपने अराउंड पूरा अपने सलाइवा से सिल्क का एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ के बाहर आता है, पता है ना, राइट? तो एक बायोलॉजी के क्लास में एक टीचर ने 2 सिल्क वॉर्म लाके रखे, और फिर टीचर कुछ काम से बाहर गए थे। अब ये सिल्क वर्म जो था, एक शील्ड में से वो बाहर आने का ट्राई करने लगा। जैसे कि जो बेबी जो है, चूजा जो है, वो अंडे में से कैसे बाहर आता है, तोड़ के फोर्स करके, वैसे बाहर आने का ट्राई करने लगा। तो स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो एक स्टूडेंट ने उसको हेल्प करी बाहर आने में, सब ब्रेक करने में। उसी टाइम पे टीचर आ गए, तो टीचर ने सोचा चलो इसको आज कुछ नया सिखाते हैं, तो टीचर ने उसको करने दिया वो। तो एक सिल्क वर्म को बाहर आने के लिए वो बच्चे ने हेल्प करी, तो वो बाहर आया, और दूसरा बाजू में जो दूसरा था वो भी ब्रेक करके बाहर आने की ट्राई करने लगा। टीचर ने बोला उसको हेल्प मत करो, तो उसको 4 घंटे लगे बाहर आने में। ठीक है, वो 15 मिनट में आ गया क्योंकि उसको हेल्प मिली। वो बच्चे ने कुछ स्टिक से कुछ सपोर्ट देकर उसको बाहर आने में मदद करी। दूसरा जो सिल्क वर्म था उसको हेल्प नहीं मिली, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब बच्चों को तो ऐसा लगा कि ये मर ना जाए, राइट? वो बहुत स्ट्रगल करके बाहर आया। अब टीचर ने बोला कल आके देखते हैं, दोनों को रखते हैं क्लास में। दूसरे दिन सुबह आके जब देखा तो जिसको हेल्प मिली थी ना, वो मर गया था। इट कुड नॉट सर्वाइव, बिकॉज जो स्ट्रेंथ खुद बनानी पड़ती है वो बनाने का चांस उसको नहीं मिला। इट गॉट एक्सटर्नल हेल्प, और जिसको हेल्प नहीं मिली थी वो सिल्क वर्म जो है वो सर्वाइव किया। दिस इज एक्चुअल थिंग, दिस इज बायोलॉजी, दैट इज नेचर, एंड दैट इज व्हाट वी आल्सो हैव टू अप्लाई। पेड़ के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि जिस पेड़ को इजीली पानी मिलता है ना, उसके रूट अंदर तक नहीं जाते, राइट? तो हमारे पास तो डबल चैलेंज है, हमको आपको इजीली पानी भी देना है और फिर भी ये करना है कि आपके रूट बहुत डेप्थ तक जाए। ओके, तो इसके लिए आपके साइड से थोड़ा सा इनपुट हमें साथ में चाहिए होगा।
जब भी आप इतनी क्रिटिकल चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। क्योंकि आपके सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि यार वो फ्रेंड का तो प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो गया, सब उसकी वाह कर रहे हैं, सब उसको प्रेज कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट से आगे उसका कुछ फ्यूचर नहीं, 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट कचरे में पड़ा होगा, कोई देख भी नहीं रहा उसको। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वो इंपॉर्टेंट है। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट इन GTU हु फाइल्ड अ पेटेंट। ठीक है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट में मैं सबसे आगे था मेरे बैच में, लेकिन जब गेट आया तो वो महीने में मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यू हैव टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दैट। दूसरी चीज, कोई दूसरे फ्रेंड को 2 लाख का 3 लाख का पैकेज मिल गया, उसने पार्टी दे दी, ये सब चीजें हमारे दिमाग को इम्पैक्ट करती है यार। तीसरे कोई फ्रेंड को XYZ यूनिवर्सिटी में फॉरेन में कहीं पे एडमिशन मिल गया, वो यूनिवर्सिटी का आज से पहले नाम सुना था आपने? कोई फॉरेन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हम लोगों को एडमिशन नहीं देती। फॉरेन स्टडीज इज लाइक एजुकेशन टूरिज्म, वो कंट्रीज का पूरा बजट चलता है हमारी फीस से। ठीक है, आपको लगता है कभी कॉर्नेल, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, पर्ड्यू, MIT, बॉस्टन इधर गया कोई आपके सीनियर्स में से? ये प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में हमको एडमिशन ही नहीं मिलता है, हमको एडमिशन वहां पे दिया जाता है जहां पे ऑलरेडी सीट खाली है, और फिर हमारे पैसों से वो कंट्रीज चलते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप लोग अगर गेट कर रहे हो या UPSC IAS की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कोई भी ऐसी एग्जाम कर रहे हो जिसमें बहुत स्ट्रगल है, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं छोटी छोटी पार्टी नहीं देने वाला, मैं हर महीने एक बार छोटी सी सक्सेस सोशल मीडिया पे या स्टेटस में नहीं रखने वाला हूं, मैं एक ही बार दिखाऊंगा दुनिया को 16 मार्च को। ठीक है, और वो मेरा दिन हो, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी बड़ी स्ट्रगल ना उतना बड़ा उसका ग्लोरियस उसका आउटकम होता है अगर आप ठीक तरीके से। ओके, छोटी मोटी एग्जाम में कुछ मार्क्स ला दिए, बैंकिंग ऑफिसर बन गए, बहुत अच्छा हो गया। अब वो सक्सेस को आप गेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते यार। गेट से क्या फ्यूचर बनता है आपका, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। यू कैन अचीव ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स, जो एक बैंक ऑफिसर की बस की बात नहीं होती, समझ लो। तो अभी क्या होता है, वी आर इन टीन एज और वी हैव जस्ट सरपास्ड टीन एज, तो ये हर महीने कोई ना कोई फ्रेंड का कुछ ना कुछ स्टेटस आ रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। वैसे लोग जिसने वो एग्जाम का नाम भी नहीं सुना, वो आपको एडवाइस करते हैं कि आजकल ये ज्यादा चल रहा है, ये करना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत होता है हमारे साथ। तो ये सब चीजों से कॉन्स्टेंटली इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग को, और हम लोग फिर गोल से थोड़ा सा भटक जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट बिलीविंग इन दैट गोल। वी हैव टू बिलीव वॉट एवर योर गोल इज। ठीक है, सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपने सोचा है, पहले डिसाइड करने से पहले जितना कंफ्यूज होना है हो लो। एक बार डिसाइड किया ना, उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बीच में। इफ यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू डू दिस, देन यू हैव टू गो थ्रू इट। जो आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी आपका कोर्स है गेट के लिए अगर बात करें, यू हैव टू गो थ्रू इट विथ सेम डेडिकेशन। जब आप ज्वाइन किए थे तो पहली बार आप कितना फोर्स से पहला लेक्चर अटेंड किया, अब नाउ इट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर रूटीन। हर बार वो डेडिकेशन, वो इंटेंसिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, देन यू कैन बी एट द टॉप। एक बार 300 रन कोई भी मार सकता है। विराट कोहली, व्हाई इज ही नंबर 1 बैट्समैन? बिकॉज ऑफ हिज हंगर। हर एक मैच में उसको भूख है। 12,000 रन बना दिए, बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मैच में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ये हंगर हमेशा रहना चाहिए। देन यू कैन बी एट द टॉप। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूं, सक्सेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? ठीक है, कई स्टूडेंट मुझे क्या बोलते हैं पता है कि सर मेरा तो GTU में एवरेज रिजल्ट है, तो गेट कैसे कर पाऊंगा? GTU में मुझे सिर्फ 7 SPI या CPI है, 7.5 सिर्फ मिल रहे हैं। तो भैया टैलेंट और हार्डवर्क दोनों को मिला के सक्सेस बनता है। ठीक है, भगवान ने टैलेंट सबको अलग अलग दी है, बट दैट इज जस्ट अ रेस टू फंक्शन। सक्सेस इज अ रेस टू फंक्शन। मैं हमेशा ये कहता हूं, सक्सेस इक्वल्स टू हार्डवर्क रेस टू योर टैलेंट। सक्सेस इक्वल्स टू हार्डवर्क रेस टू टैलेंट। ओके, टैलेंट सबके पास अलग अलग है। किसी के पास यहाँ पे रेस टू 15 है,
किसी के पास यहाँ पे रेस टू 20 है, किसी के पास यहाँ पे रेस टू 25, ठीक है। बट ये मेरे ऊपर है कि मैं अंदर क्या भरता हूँ। इसने 100 भरा और इसने 1000 भरा, ओके, या फिर इसने 10,000 भर दिया, कुछ भी। तो अगर इसने बड़ा नंबर भरा है तो ये बहुत आगे जा सकता है, समझ रहे हो। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करता हूँ। एंड इट इज वेरी कॉमन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम कि भैया जिसके पास ये है ना, उसको ऐसा ही लगेगा कि भाई मैं राजा हूं, मुझे सब कुछ मिल गया। आपने देखा होगा आपके क्लास में या कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं और अच्छे सीपीआई ले आते हैं। उनको लाइफ जब वो बाहर निकलेंगे ना तब दिखाएगी कि सिर्फ ये है और आपने इधर कुछ काम नहीं किया है, तो व्हाट विल हैपन विथ यू। ओके, ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली दोनों के लिए ये ऑलमोस्ट सेम था। अगर आपको पता हो अंडर 16 तक विनोद कांबली के रिकॉर्ड सचिन से बहुत हाई थे, ठीक है, गूगल करना कभी। बट इधर क्या भरते हो आप, आपका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर स्टडी, कितना डेडिकेशन है, आपने उसको धर्म मान लिया है कि नहीं, वो मैटर करता है, ठीक है। वॉट यू फील ओवर हियर, दैट मैटर्स। इसको कहीं पे लिख के रख दो, इसको याद करना हर रोज, ठीक है। इवन आप एजुकेट में ज्वाइन होते हो, कोई किसी की भी हेल्प लेते हो, तो वो यहां पे आपको हेल्प कर सकता है। ये तो आपके हाथ में ही है, यू हैव टू डू दिस, ओके। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 5 डिस्ट्रीब्यूशंस देख लिए जो थे डिस्क्रीट वेरिएबल के। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएबल के 5 डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत इजी है क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस जा रहा है और मुझे बोला जाए कि यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आई जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस, और कुछ भी नहीं करना होगा, समझ रहे हो। अगर मुझे बोला गया है कि कोई सिस्टम ऐसे बिहेव कर रही है और उसमें रेंज दे दिया कि ये रेंज से ये रेंज तक क्या हो रहा है, तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी इजी, ठीक है। देखिए देखो x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स मतलब हमारा जो सिस्टम था, जो कर्व है वो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। जाहिर सी बात है, समझ रहे हो ना। तो इसके क्वेश्चन कितने आसान होते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ -1/3 to 1/3। देखा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/3 से 1/3 x स्क्वायर dx, दैट्स इट। हमें बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रही है, प्रोबेबिलिटी जो है वो x स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रही है। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी कि भैया -1/3 से 1/3 के बीच में आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझे क्या, ये भी कर सकते हो, या एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, तो 2 टाइम्स 0 से 1/3 लेकर भी कर सकते हो। हमने देखा था ना इंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, उसमें से कुछ भी कर सकते हो। यस, 1/81 प्लस 1/81, तो परसेंटेज में कितना हुआ, दिस इज 0.02469, तो परसेंटेज में हो गया 2.469। Okay guys, everyone,
तो मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है यार, इसके क्वेश्चन देख के तो कभी कुछ टेंशन नहीं होनी चाहिए। 2.47%। चलो ये करके बताओ। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस मच। इधर जैसे x स्क्वायर था, इधर e रेज टू माइनस x है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 1 से लेके इंफिनिटी। तो मुझे बताइए करके। पॉइंट 368 आना चाहिए आंसर। अब इसके बाद फिर से दो टाइम पास डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इजी, कुछ नहीं करना है इसमें। अभी देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गेट में 30 साल में एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये क्या बोलता है, सभी चीजों के लिए प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सभी चीजों के लिए प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं x इक्वल्स टू अल्फा से x इक्वल टू बीटा तक जा रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं किया जाता,
इसके अंदर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको पूछे तो ये जो फिक्स वैल्यू आ रही है दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी विच विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मीन. ओके, प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज गिवन बाय दिस ओनली 1/बीटा माइनस अल्फा और उसका मीन हो जाएगा दोनों की एवरेज. जाहिर सी बात है, एक बार ही गाइस क्वेश्चन में, एक बार गेट में आज तक सारे ब्रांचेस के कुल मिलाकर 30 साल के 200 से ज्यादा पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है वेरिएंस फाइंड करना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का. तो मतलब x की फाइनल और इनिशियल वैल्यू जो है वो पता है, तो उन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर बाय 12. समझ रहे हो? दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है 1/बीटा माइनस अल्फा. दैट्स इट. ओके, एवरीवन. और एक्सपोनेंशियल, जैसे डिस्क्रीट में हमारे पास लैम्बडा का यूज करके पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ही कंटिन्यूअस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है? फॉर्मूला अलग है, सिर्फ लैम्बडा इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा एक्स. ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा बोला जाए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं, बट अगर ऐसा बोला जाए कि भैया 0 से 0.5 के बीच में x 0 से 0.5 के बीच में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 0 से 0.5 लैम्बडा इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर x की जगह पे लिमिट रख देंगे 0.5 और 0. लैम्बडा की वैल्यू विल बी ऑलरेडी गिवन. एवरीबॉडी इज विथ मी? एक्सपोनेंशियल का भी कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास. ये एक्चुअली पार्ट ऑफ सिलेबस है ही नहीं ये दोनों, लेकिन सारे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है तो साथ में देख लेते हैं. ठीक है, वरना आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया है पॉइजन्स, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन याद रहेगा सबको. ये पॉइजन्स में जैसे फॉर्मूला था वैसे आपको याद रखना पड़ेगा. ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग टू once again a very important one and most interesting one, most difficult one. okay, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि अगर ठीक से समझे नहीं तो डिफिकल्ट, समझ लिया तो कुछ भी नहीं है. नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है ऐसा. देखो कितना बड़ा फंक्शन है, इसको जरा नोट डाउन कर लो. ये फंक्शन को नोट डाउन कर लो बुक में. ओके गाइस, इसको हम लोग बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से समझेंगे. ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन. इसको कभी भी डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी गेट में जितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि गेट इज नॉट टाइप ऑफ अ मेमोरी बेस्ड एग्जाम, ज्यादा वो नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम. ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो ऐसा नहीं पूछते. हमको दिख रहा है ये फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? 10-15 बार इसको लिखेंगे तब ये याद रहेगा हमको. ठीक है, बट व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली रिप्रेजेंट्स एनी ऑफ द सिस्टम जिसमें हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हो. ध्यान से सुनिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स
यूजुअली वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जिसके अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, फिर चाहे वो कोई सेल्स का डेटा हो, या फिर जैसे वैक्सीनेशन का या कोई पेंडेमिक का डेटा हो, इलेक्शन का वोटिंग का डेटा हो, ओके, टीवी के कोई क्रिकेट मैच के व्यूअरशिप का डेटा हो, गेट के मार्क्स का डेटा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा जिसमें मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स है, इट कैन बी जनरली रिप्रेजेंटेड थ्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका फंक्शन हमेशा ऐसे बनता है जिसमें सिग्मा और म्यू सिस्टम खुद डिफाइन करेगी। जाहिर सी बात है, अगर गेट के एग्जाम के लिए ये अप्लाई करे तो एवरेज मार्क्स विल बी समवेयर 30 और 40 मे बी, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्जाम है। अगर यही चीज हम लोग अप्लाई करें लेटेस्ट से जीआरई के लिए, तो अगर वो 340 मार्क्स का एग्जाम है तो उसकी एवरेज अलग होगी। अगर जेडबलई के लिए अप्लाई करें तो उसका म्यू और सिग्मा अलग होगा। समझ रहे हो? तो सिस्टम की मदद से म्यू और सिग्मा और एक्स ये तीन वैल्यू चेंज होगी। एवरी डेटा जिसमें मिलियन से ज्यादा डेटा पॉइंट हो वो ऐसा ही कर्व फॉलो करता है। हम लोग बात करते हैं ना अभी कि पीक आ गई, अब नीचे जा रहे हैं। सो एवरी डेटा जनरली 90-95% ऑफ वर्ल्ड वाइड सिस्टम्स दे आर गोइंग टू फॉलो दिस थिंग ओनली। ओके, और ये कर्व बनने का फंक्शन होता है ये, दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व। मंदिर में जो बेल होता है ना जो हम बजाते हैं, वो बेल शेप्ड कर्व बोला जाता है इसको। और वो बेल शेप्ड कर्व बनने के लिए हमको चाहिए ये वाला फंक्शन। इसमें सिर्फ सिग्मा, म्यू और एक्स की वैल्यू जो है वो सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट होती है। जैसे सिर्फ हम ये पेंडेमिक का ही केस ले लें कि अगर अज्यूम करें कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है करीब 50 लाख पीपल, ओके, तो उसका सिग्मा और म्यू जो है वो बहुत ही कम रेंज का होगा, तो उसका कर्व छोटा होगा ही। और इंडिया की बात करें तो वी हैव 130 करोड़ पीपल, ठीक है, तो उसका सिग्मा और म्यू बहुत ऊपर होगा कंपेयर टू न्यूजीलैंड, तो उसका कर्व बहुत बड़ा होगा इंडिया का। समझ रहे हो एवरीबॉडी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? शेप मोर और लेस सेम रहेगा, स्टीप कितना स्टीप होगा, कर्वेचर कैसा होगा, वो सभी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मोर और लेस ये सारे बेल शेप्ड कर्व है जो कि एक्स, म्यू और सिग्मा की वैल्यू की वजह से उसका शेप जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट दे विल बी बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक कर्व्स। गुड, तो अभी हमने जो केस लिया वही डिस्कस करते हैं कि जैसे समझ लो कि भैया न्यूजीलैंड का जो कर्व है वो ऐसा कर्व था और इंडिया का जो कर्व है उसके थोड़े टाइम के बाद शुरू हुआ लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर तक गए। अज्यूम करना कि दिस इज अ सिमेट्री, ओके, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये दोनों सिस्टम को कंपेयर करना है तो मैं ऐसे नहीं कंपेयर कर सकता हूं कि देखो न्यूजीलैंड में तो सिर्फ 50,000 केस आए, इंडिया में देखो 2 करोड़ केस हो गए। वी कैन नॉट कंपेयर इट लाइक दैट, क्योंकि उसके सारे फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट। तो अगर ऐसे दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वाले सिस्टम्स को मुझे कंपेयर करना है तो मुझे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को शिफ्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे हमने सीवी में किया था ना सिग्मा अपॉन म्यू, कुछ वैसी प्रोसेस। दो अलग अलग सिस्टम को कंपेयर करना है तो दोनों सिस्टम को अपने अपने फैक्टर से ऐसे कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ करेंगे जिससे वो शिफ्ट हो जाए और स्केल डाउन हो जाए। दोनों को हम लोग यहां पे बिठाएंगे। समझ रहे हो? ये दो डिफरेंट कर्व दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है।
तब हम कंपेयर कर सकते हैं। जब दोनों को सेम स्केल पर लाके हमने खड़ा किया तब पता चलेगा कि किसमें ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ, किसने ज्यादा प्रिकॉशन लिया, किसने अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शिफ्टिंग इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल है। दो अलग अलग सिस्टम को कंपेयर करना है तो दोनों को सेम जगह पे सेम साइज में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है? कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, obviously this will be mu, obviously this will be mu, mean symmetric है, okay, and this is going to be sigma square, this is going to be sigma square, okay। कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोई भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें y एक्सिस पे यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर और x एक्सिस पे सेंटर पे म्यू आएगा। वैसे इसका म्यू डैश एंड सिग्मा स्क्वायर डैश, सिग्मा डैश स्क्वायर, समझे? हर एक जो नॉर्मल कर्व होगा उसकी पीक कहां पे होगी? अपने वेरिएंस पे, और उसका सेंटर पॉइंट कहां पे होगा? अपने मीन पे। जाहिर सी बात है। तो अब मुझे क्या करना है? दोनों कर्व्स में कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि उसका जो मीन है ना वो 0 पे आ जाए और उसका वेरिएंस जो है वो 1 पे आ जाए। तो ये पॉइंट हो गया 0 1 एक्स वाई, समझे? स्टैंडर्ड नॉर्मल तब बोला जाता है जब म्यू सिग्मा स्क्वायर पॉइंट जो है वो बन जाए 0 1, तब हम बोलते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। और ऐसा कैसे किया जाता है? जाहिर सी बात है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा और स्केल करना पड़ेगा। दिख रहा है ना? शिफ्ट करो और स्केल करो। तो कैसे? नया वेरिएबल ले आओ, पुराना वेरिएबल, उसका शिफ्टिंग और स्केलिंग, पुराने वेरिएबल का शिफ्टिंग और स्केलिंग, समझे? जो सारे रीडिंग है उनको माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करो तो हमको जो कर्व मिलेगा वो ऑलवेज यहां पे मिलेगा। सो दिस इज आवर नॉर्मल वेरिएबल एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ओके, नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे गेट में भी अगर आपको बताओ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर जो बड़ी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर, कभी कभी सिविल में भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। तो 2 सेशन में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो दोनों सेशन में पेपर अलग अलग होंगे। तो दोनों पेपर एग्जैक्ट सेम टू सेम डिफिकल्टी लेवल के तो होंगे नहीं, राइट। तो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, तो सबके मार्क्स को कैसे मैच किया जाए उसके लिए भी उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। आप गेट की मार्कशीट में देखना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्टार करके लिखा होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है, स्टार करके लिखा होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। क्योंकि डिफिकल्ट पेपर में अगर मेरे 50 मार्क्स आए तो जेन्युइनली दोनों को कंबाइन करें, दोनों रिजल्ट्स को, तो मेरे 51 या 52 होने चाहिए। अगर इजी पेपर में मेरे 50 मार्क्स आए तो दोनों का एवरेज कंबाइन करें तो मेरे 48 या 49 होने चाहिए। समझ रहे हो? सेम थिंग इज ओवर हियर, नॉर्मलाइजेशन। रीड क्वेश्चन नंबर 10 केयरफुली ट्वाइस, उसके बाद मैं कमेंट करूंगा। पहले आप शांत मगज से, पूरे कंसंट्रेशन से 2 बार इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। सिंपल क्वेश्चन है गाइस। एक बैच में एक स्टूडेंट को 8.5 मार्क्स मिले। अब वो बैच का परफॉर्मेंस इतना है और टोटल क्लास में 4 बैचेस है, पूरे क्लास का परफॉर्मेंस इतना है। तो अगर ये मार्क्स को पूरे क्लास के हिसाब से अगर बोलना हो तो इक्विवेलेंट मार्क्स कितने होंगे? दिस इज सेम लाइक गेट काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर मॉर्निंग सेशन में आपके इतने मार्क्स आए तो सभी सेशंस को मिला के आपके मार्क्स कितने गिनने चाहिए? एवरीवन इज गेटिंग दिस?
नो कंफ्यूजन, राइट? गुड। तो सिंपली नॉर्मलाइजेशन करना है हमको। दोनों को अगर z पे लेकर जाए, दोनों को 0 1 पे लेकर जाए तो क्या होगा? बस ये प्रोसेस करना है और x निकलना है, दैट्स इट। ये पता चला ना, इसको भी स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया और इसको भी स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल पे दोनों सेम होने चाहिए ऑब्वियसली, तभी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट मार्क्स हुए। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ऑप्शन में 9 था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो 9 लिखेंगे हम लोग। 2006 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे इतना प्रिसीजन ऊपर नीचे चलता था, हार्ड कॉपी में पेपर आते थे, तो 9 मार्क्स लिखते। क्वेश्चन नंबर 11, समझिए जरा इसको। द स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस। मतलब कोई एक चीज का प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस। ओके, क्यूम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जो भी टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं ना इसमें, वो हम समझेंगे बोर्ड के ऊपर, डोंट वरी। इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन आर दिस मेनी सेंटीमीटर्स, तो प्रोबेबिलिटी दैट द एनुअल प्रेसिपिटेशन विल बी बिटवीन 90 to 102 सेंटीमीटर्स। गाइस, ये प्रेसिपिटेशन मतलब हमको रेनफॉल का डेटा दिया हुआ है। रेनफॉल का डेटा है हमारे पास, कोई एक जगह का, एक सिस्टम का। ऐसा कर्व बन रहा है जिसमें म्यू इक्वल्स टू 102 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 27 है। ठीक है, समझ रहे हो? कोई एक जगह का रेनफॉल का डेटा है जिसमें म्यू इक्वल्स टू 102 है और सिग्मा इक्वल टू 27 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है डायरेक्टली बाय दिस फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जैसे यहां पे दी गई थी ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, वैसे यहां पे दिया गया है दिस मच। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये समझ में आया? और ये इंटीग्रेशन करके दे दिया है हमको, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोला है और कैपिटल एफ दिया है, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है। इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल फंक्शन ये मिल रहा है, हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू डालनी है। ओके, तो मतलब हमारे पास डेटा है और हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू डालनी है इसके अंदर। तो कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे है? हमें जो डेटा दिया गया है, क्या उसमें सिग्मा और म्यू 0 और 1 है? जो हमें डेटा दिया गया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि सिग्मा 1 और म्यू 0 नहीं हो रहा है। सिग्मा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 27 है और म्यू जो है वो 102 है। समझ रहे हो ना दोस्तों? लेकिन जो फंक्शन दिया गया है उसमें क्लियरली लिखा है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए फंक्शन है। तो मतलब हमें सिर्फ इतना करना है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। ओके, और फिर ये फंक्शन में रखेंगे। यहाँ पे देखो x नहीं है, xn है। वी नीड स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। ओके, xn इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। क्या सबको समझ में आ रहा है? आई नो सबसे भारी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग मैथ्स का, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोसेस करनी है आपको। ये जो डेटा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का है। तो डेटा को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इट। ओके, हमें जो डेटा दिया गया है उसमें क्या दिया है?
डेल्टा में हमको बोला है सिग्मा 27 एंड म्यू 102, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट x विल बी बिटवीन 90 सेंटीमीटर से लेकर 102 सेंटीमीटर तक। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। हमें एक नॉर्मल कर्व दिया है जिसका सिग्मा और म्यू ये है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए कि जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि हमारा जो वेरिएबल है यानी कि बारिश, वो 90 से लेके 102 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू डालने का फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन है xn की वैल्यू डालने का। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू xn, सो दैट विल बी okay, so this is what we have to do. We are converting x into xn. तो अब हमें क्या मिल रहा है, 90 माइनस 102 अपॉन 27, ये 102 माइनस 102 होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको फंक्शन दिया है वो xn के लिए दिया है, x के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तो अब सिंपली व्हाट वी नीड टू डू इज दिस प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू f ऑफ xn की जगह पे 0 माइनस f ऑफ xn की जगह पे लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेशन में हम यही करते थे ना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर माइनस 0.4444 से लेकर 0 तक fx करते, ये स्मॉल fx होता है। डायरेक्टली हमें ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो फंक्शन दे दिया है, तो अब हमें सिर्फ लिमिट डालनी है दोनों उसके अंदर, समझे। जनरली हम लोग यहां से क्या करते, वो फंक्शन में ये बाउंड्री रख के इंटीग्रेशन करते, बट हमें कैपिटल fx दे दिया है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा दैट इज गिवन, तो सिर्फ दो बाउंड्री रखेंगे xn की जगह पे। क्या आंसर मिल रहा है, 16.7%। ठीक है, चलिए, टेक केयर एंड जय हिंद।